माय नेम इज़ रोहिताश और आज की वीडियो को हम इमेज टैग से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप वेब पेजेस पर कोई भी इमेज लगी हुई दिखाई देती है आपको, तो वो इमेज टैग के थ्रू ही लगती है। तो इमेज टैग का सिंटैक्स होता है इस टाइप से कुछ इमेज टैग का सिंटैक्स होता है। इमेज टैग में सबसे जो कंपलसरी है वो आपको पाथ प्रोवाइड कराना जो आप इमेज लगा रहे हो, और एक ऑल्ट टैग में आप उस इमेज के बारे में लिखना, लाइक ये प्रोफाइल पिक्चर है या फिर बैनर है, जो भी है वो उसका टाइटल यहाँ पे लिखना। और इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग टैग भी होता है, क्योंकि देखो लास्ट में ये सेल्फली क्लोज हो रहा है। उसके अलावा ये एक इनलाइन टैग भी होता है, क्योंकि ये उतनी ही विड्थ ऑक्युपाई करता है जितनी इसको ज़रूरत है, तो इस वजह से इसको इनलाइन एलिमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ हमें सीखनी है, कैसे उसकी हाइट सेट करते हैं, कैसे वेट सेट करते हैं इमेज की, और इमेज का पाथ कैसे प्रोवाइड कराते हैं। और पाथ भी इसमें दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल या उसे कह सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव यूआरएल या रिलेटिव पाथ भी कह सकते हैं। तो दो टाइप के इसके पाथ होते हैं। और फिर उसके बाद चलेंगे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे, और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज किसी अदर एचटीएमएल एलिमेंट पर, लाइक पैराग्राफ टैग पर कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इमेज टैग का सिंटैक्स यहाँ से कॉपी करते हैं। और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट कैसे रन करना है। मैं डायरेक्ट ब्राउज़र पे जाके आपको रन करके दिखा देता हूँ, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन में जाना है। जैसे कि मेरा माई कंप्यूटर के अंदर है प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट नाम से, तो मैं यहाँ जाऊँगा माई कंप्यूटर में और वेब डेवलपमेंट में जाऊँगा, और मेरा जो कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो उस कोड को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउज़र कर दूंगा, तो ये मेरा कोड यहाँ रन हो जाएगा। ये देखिए मेरा कोड रन हो गया, तो एक विंडो में बंद कर देता हूँ। अब मैं कोड लिखने के लिए एडिटर ओपन करूँगा, तो मेरा देखो ये एडिटर ओपन हो गया। एडिटर में वो फाइल मेरी ऑलरेडी पहले से ओपन है, नहीं है तो आपको जा करके सिंपल सा फाइल में जा करके और ओपन करोगे, ओपन पे क्लिक करके और वो फाइल चूज़ कर लोगे। लाइक मैंने चूज़ कर ली index.html, तो ये चूज़ होकर के यहाँ पे आ गई, और ये कोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो कोड हम कहाँ लिखेंगे, थोड़ा यूआई में देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो इमेज है जो ऊपर मेन्यू लिखे हैं उसके जस्ट बाद ये h1 टैग लिखा हुआ है, h1 टैग के नीचे लिख लेते हैं। तो h1 टैग मेरा कोड में कहाँ है, लेट मी चेक। ये मेरा मेन्यू हो गया, h1 टैग मेरा ये रहा। h1 टैग के नीचे मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग लिखता हूँ। तो ये इमेज टैग का सिंटैक्स हो गया, यहाँ से लेस देन वाला साइन होता है, फिर ING लिखते, फिर SRC। अब इसमें इमेज का पाथ देना होता है। अब हमें क्या करना होगा, जो इमेज का हम नाम देंगे, मतलब जो पाथ देंगे उसमें हमें फॉलो करना है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इमेज होनी चाहिए, तो मैं एक इमेज कॉपी करके हम लोगों को उस फोल्डर में डालनी पड़ेगी जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे, वेब डेवलपमेंट नाम के फोल्डर में है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज कॉपी करके लाऊंगा। तो मेरे पास एक इमेज है, मैं अपनी इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं उस फोल्डर में ले आता हूँ वेब डेवलपमेंट वाले में। तो वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में मैंने ये पेस्ट कर ली। ये देखो ये आ गई rohit.jpeg। तो एक्सटेंशन भी याद रखना है। अब इसको इमेज टैग में कैसे लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि अभी जो सिंटैक्स है वो आपका रिलेटिव यूआरएल के थ्रू है। मतलब हमारी जो इमेज है इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो फुल एड्रेस के अलावा जो यूआरएल हम डॉट से डायरेक्ट स्ट्रक्चर को शो करते हुए अगर जो देते हैं वो आपका रिलेटिव यूआरएल होता है। रिलेटिव क्या होता है, मतलब यहाँ पर मतलब index.html की लोकेशन आपकी कहाँ है, सेम वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर है, और आपकी जो इमेज है वो भी सेम वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इस इमेज का नाम दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव url.jpg। जैसे ही आप इसको सेव करोगे और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोफाइल अल्ट टैग में, अल्ट टैग आपको कंपलसरी ये देना, प्रोफाइल आइकन। ये मैंने डबल कोट गलत लगाए हैं, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। प्रोफाइल आइकन। अब इसको सेव करेंगे
कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। सेव होते ही जैसे ही वो डॉट यहाँ से हट जाता है। अब इसको रन करेंगे तो रन करने का तरीका क्या है, मैंने पहले से ही ये ओपन किया है आपके सामने, बस यहाँ से आपको रिफ्रेश कर देना तो ये प्रोफाइल आइकन यहाँ आ गया। अब यहाँ पर इमेज हमारी नहीं आ रही है तो हमें चेक करना होगा कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो कोड का दिक्कत है, मैंने जो कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है ना, जो जहाँ टेक्स्ट पैड पर लिखा हुआ था वहाँ से ये डबल कोड गलत कॉपी पेस्ट होकर क्या है। अब मैं इसको सेव करूँगा, दोबारा रीरन करूँगा तो ये देखो मेरी इमेज आ गई, ये इमेज टैग लग गया। तो आपको समझना है रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, ये इसी को बोलते हैं, मतलब सेम फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है और सेम लोकेशन पे वो index.html पड़ा हुआ है, जो जिसमें आप कोड लिख रहे हो। तो वहां से सीधे सीधे बिना किसी कुछ दिए हुए सीधे सीधे अगर नाम लिख दोगे इमेज का तो वो आ जाएगी। तो ये हो गया आपका रिलेटिव यूआरएल। अब लेट सपोज मैं क्या करूं, जैसे मैंने अपना कोड मैनेज करना है और मैनेज करके ही हम कोई कोड लिखते हैं तो इमेजेस का एक पूरा एक फोल्डर ही बना देता हूं। तो वेब डेवलपमेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर इमेजेस नाम का मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया और इस वाली इमेज को मैं इमेजेस वाले फोल्डर में लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ से इसमें फंक्शनलिटी होती है जैसे इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप दोबारा से अपने फोल्डर में जाइए, फोल्डर में जा करके इमेज वाली फाइल को कट करके पेस्ट कर दीजिए इमेजेस में। तो ये देखो मैंने पेस्ट कर दी, अब यहाँ आ गई। अब जैसे ही इसका पाथ एक तरीके से चेंज हो गया, अब वो इमेज वाली फाइल आपकी यहाँ नहीं पड़ी है पेलर में, वो कहाँ है, इमेजेस के अंदर है। तो अगर अब ये जो आपका index.html है इसको ब्राउजर पे आप रन करोगे तो इमेज आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसका पाथ उसको मिल नहीं रहा है। तो फिर से हमें पाथ करेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा रिलेटिव पाथ है अब वो कहाँ पहुंच गया, इमेजेस से स्टार्ट होगा, मतलब इमेजेस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना आपकी जो फाइल है उससे एक फोल्डर पीछे जाने के लिए आप क्या लगाओगे, एक डॉट और स्लैश, और फिर क्या करोगे एक फोल्डर, मतलब अब यहाँ index.html से एक फोल्डर हम पीछे चले गए तो अब एक तरीके से इसके पेलर में आ गए फोल्डर्स के में। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इमेजेस दिखाई देगा। तो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है वो। तो ऐसे करके rohit.jpg हम यहाँ पे दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करके रन करेंगे तो देखो अभी इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इमेज टैग को यूज करते हैं। अब इमेज टैग में हम हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी इमेज ज़्यादा बड़ी आ रही है, अगर लेट सपोज हमें प्रोफाइल आइकन टाइप से दिखानी है तो यहाँ पे विड्थ सेट कर देंगे, विड्थ इक्वल टू कर देते हैं 50 और हाइट इक्वल टू भी 50 करेंगे, क्योंकि हाइट और विड्थ दोनों सेम रेशियो में करेंगे, नहीं तो जो फाइल है वो स्ट्रेच हो जाएगी, फटने लग जाएगी। देखो ये छोटा प्रोफाइल आइकन बन गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको 80 कर देते हैं, 80, और इसको भी 80 कर देते हैं। सेव करेंगे तो ये देखो इतनी बड़ी हो गई। अगर अब सिर्फ आप हाइट बढ़ा देंगे, लाइक मैं कर देता हूँ 200 हाइट, तो सिर्फ आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो देखो ये स्ट्रेच हो गई, अब इसको प्रॉपर नहीं दिख रही है आपकी इमेज। तो हमेशा रेशियो मेंटेन करके ही इमेज को सेट किया जाता है। अब ये तो सिर्फ HTML है, लेकिन हमेशा जो इमेज कभी जब सेट होती है तो CSS की प्रॉपर्टीज की हेल्प से सेट होती है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हाइट और विड्थ हटा देता हूँ, जो स्टाइल जो एट्रीब्यूट होता है उससे मैं आपको इसकी विड्थ और हाइट सेट करके दिखा। जैसे विड्थ मैंने दी इसको, अभी कितनी दी थी मैंने, लाइक 100 पिक्सल में दे लेते हैं, और हाइट दे लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो मोस्टली CSS की हेल्प से ही करते हैं, HTML से नहीं करते हैं। ठीक है, ये इमेज आपका, अब इमेज टैग आपका कंप्लीट हो गया। तो इमेज टैग के बाद अगर हम देखें अपना तो क्या सीखना है, इमेज टैग कंप्लीट होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि इनलाइन एलिमेंट कैसे होता है। तो अगर आप इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे और क्लिक करके इस पे होवर ले जाओगे तो देखो उतनी ही विड्थ ले रहा है, देख रहे हो 100 बाई 100 की ही विड्थ ले रहा है। और H1 टैग पे करोगे तो पूरी विड्थ ले रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो H1 टैग जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है और इमेज जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद लाइक हाँ, उसके बाद क्या है,
हाउ टू सेट इमेज पाथ, वो हो गया 2 टाइप के पाथ। अब दूसरे टाइप का जो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है वो हम बता दें आपको। लेट सपोज आपको ना कोई इमेज है आपकी, कहीं इमेज किसी यूआरएल पे पड़ी हुई है, लाइक चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है और लिंक्डइन की प्रोफाइल में मेरी ये इमेज है। अब इस इमेज को मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, इसका यूआरएल देखने की कोशिश करूँगा। तो इसका देखो यूआरएल ये है, तो ये इमेज टैग में दिख रहा है, मैं इमेज टैग विड्थ 200 SRC। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक करके इसको एडिट एज HTML कर दूंगा। एज HTML करके यहाँ से इसका यूआरएल पूरा कॉपी कर लूँगा, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं पूरा यूआरएल इसका कॉपी कर लूँगा। तो इसका यूआरएल कहाँ तक है, यहाँ तक है, देखो मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया। अब जो जिसमें कि HTTPS लगा होता है, मतलब जो फुल एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट यूआरएल, फुल एड्रेस, यानी कि www या फिर HTTPS या HTTP के साथ में जो स्टार्ट होता है फुल यूआरएल, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। जो फुल यूआरएल नहीं होता उसको रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं या रिलेटिव पाथ बोलते हैं। अब इस पाथ को मैं लगा दूं यहाँ जा करके इमेज टैग पर, तो ये मेरा एब्सोल्यूट यूआरएल लग गया। ये देखो, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं रन करता हूँ, ये जाइए रिफ्रेश करूँगा और ये देखो मेरी इमेज कहाँ से आ रही है, कहाँ से पिक होकर के आ रही है, लिंक्डइन से। ठीक है, लिंक्डइन की प्रोफाइल आ रही है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया। अब उसके बाद चलते हैं बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। लेट सपोज मुझे इस पूरे पेज पर बैकग्राउंड इमेज लगानी है और इस H1 वाले टैग पर लगानी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज लगाने का सिंटेक्स होता है बैकग्राउंड डैश और इमेज। फिर उसमें अभी देखो सिंटेक्स दिखाता हूं मैं। तो लेट सपोज मुझे इस पे लगानी है, तो सबसे पहले तो मुझे इमेज लेके आनी पड़ेगी। तो मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स में, मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है एक कार की। तो इस वाली इमेज को मैं लेके आता हूँ, थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इसको नाम को देने में भी वहाँ पे दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ से कॉपी करके अपने फोल्डर के अंदर लाऊंगा, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं वेब डेवलपमेंट में आया तो मेरा इमेजेस नाम का फोल्डर ये है। तो आपको भी अपने इमेजेस के अंदर लेकर के आना है। अब ये इमेज आ गई, इमेज आने के बाद में अब हम बैकग्राउंड यूआरएल कैसे देते हैं वो देखो। तो बैकग्राउंड यूआरएल देने के लिए बैकग्राउंड चलो बॉडी पे देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज करके एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो मैंने बॉडी पर ही क्लिक किया तो इधर बॉडी पर ही HTML मतलब CSS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज बैकग्राउंड इमेज और फिर यहाँ पे आता है यूआरएल और यूआरएल में आपका आएगा। अब हमारा वो किसके अंदर है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इमेज, और फिर उसके अंदर क्या है, car.jpg। ये देखिए ये आपकी अब बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये सिंटेक्स हो गया बैकग्राउंड इमेज लगाने का। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी से। एक तो इसको एक्सटर्नल CSS में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक इनलाइन CSS लिखने का जो सिंटेक्स होता है। अभी CSS के बारे में मैंने इतना नहीं बताया, बट हाँ इनलाइन CSS लिखने का सिंटेक्स होता है कि आप यहाँ पर स्टाइल्स टैग लिखें और स्टाइल टैग के अंदर किस पर लगाना है, बॉडी पे लगाना है। तो BODY बॉडी जो HTML टैग है उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखें और इस वाले सिंटेक्स को आप कॉपी करके यहाँ पे ले आएं। ठीक है, यहाँ पे ले आएं। जब तक आप यहाँ पे नहीं लाएंगे और आपने पेज रिफ्रेश कर दिया तो आपका वो, लेट सपोज मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अगर आपने पेज रिफ्रेश कर दिया तो ये आपका जो यहाँ पे जो CSS लिखते हैं वो चली जाती है। तो हमेशा ध्यान रहे जो आप यहाँ पे लिख करके CSS अप्लाई कर रहे हैं उसको मेक श्योर आप अपनी फाइल में कॉपी पेस्ट कर लें, नहीं तो वो रीलोड होते ही वो CSS चली जाएगी, फिर से आपको वो और फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ला करके उसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैं सेव कर दिया। सेव करके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो मेरी इमेज लग चुकी है। तो ये बैकग्राउंड इमेज ऐसी लगती है और बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका होता है। तो ये मेरा कौन सा यूआरएल है,
रिलेटिव यूआरएल। अगर मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल देना है तो देखो मैंने अभी एब्सोल्यूट यूआरएल लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल का मैंने कॉपी किया था, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ बॉडी पे पेस्ट कर दूँ, इसमें यूआरएल में पेस्ट कर दूँ, तो देखो अभी इस यहाँ पर मेरी लिंक्डइन वाली प्रोफाइल लग जाएगी। मैंने पेज सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो ये देखो अब इसमें क्या इशू आया है वो देखना पड़ेगा कि बॉडी पर क्यों नहीं लगी है ये। तो इसको न्यू टैब में आप ओपन करोगे तो चेक करोगे एक्सेस डिनाइड बता रहा है, मतलब लिंक्डइन जो इमेज आप लगा रहे हो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाओ, आप सिंपल सा पब्लिक ऐसे लिखो, पब्लिक इमेज हमें सर्च करनी है, पब्लिक इमेज यूआरएल्स। तो कुछ फ्री पब्लिक इमेज यूआरएल्स होते हैं, उनको जाकर के आप कॉपी करोगे और उसको लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये जो यूआरएल है वो एक तरीके से पब्लिक है, तो इस पे जाओ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो और इस इमेज का यूआरएल चेक करो। इसको न्यू टैब में ओपन करो, न्यू टैब में ओपन करोगे तो ये आपको पब्लिक यूआरएल मिल गया। अब पब्लिक यूआरएल को आप अपने उसमें बॉडी टैग में यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद में मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इमेज अब आ जाएगी। ये देखो आ गई। अब इसमें एक चीज़ सीखने वाली है कि ये देखो छोटी इमेज है, अब रिपीटेड आ रही है, तो एक CSS की प्रॉपर्टी होती है नो रिपीट। तो बैकग्राउंड इमेज अगर हमें रिपीट नहीं करनी है तो उसका सिंटेक्स होता है, एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, बैकग्राउंड रिपीट नो लिख दो तो ये रिपीट नहीं होगी। और रिपीट करने के भी इसमें और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपको किस टाइप से हॉरिजेंटली रिपीट करनी है कि वर्टिकली रिपीट करनी है। देखो अभी हॉरिजेंटल रिपीट हो रही है, ये वर्टिकल रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ आप उनको चेक कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे नो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और इस वाली CSS को हमें क्या करना है, फिर कॉपी करके जहाँ हमने इनलाइन CSS अपने पेज पर लिखी है वहाँ जाके लिख देना है कॉपी करके। ये मैंने कॉपी करी, कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसको। इसको हटाता हूँ मैं, ये जाइए देखो यहाँ पे मैं इसकी इसी बॉडी टैग के अंदर ही लिखूँगा क्योंकि मुझे बॉडी पर ही वो अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरी नो रिपीटेड इमेज दिखाई देगी। तो ये मेरा हो गया बैकग्राउंड इमेज विद अदर HTML एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फेविकन आइकन। तो फेविकन आइकन क्या होता है, बेसिकली वेबसाइट्स पर जो आइकन दिखता है, टैब्स में जो आइकन दिखता है उसको फेविकन आइकन बोलते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये आइकन फेविकन आइकन है, रिएक्ट.जेएस का आइकन है, ये कैनवा का आइकन है, ये लिंक्डइन का आइकन है। तो इसको फेविकन आइकन बोलते हैं कि छोटा सा जो दिखता है। अब हमारा नहीं दिख रहा, हमारे पे इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर लेट सपोज हमें यहाँ फेविकन आइकन लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। और एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है किसी मतलब फेविकन आइकन बनाने की। वैसे तो डिजाइनर्स बनाते हैं बट आप किसी भी इमेज को फेविकन आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं मेरा जो खुद की इमेज है उसको फेविकन आइकन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करूँगा कि क्रिएट फेविकॉन आइकन ऑनलाइन। ये देखो फर्स्ट वेबसाइट खुली, उसी पे क्लिक कर लो। और अब आपको चेक करना है कि आपकी फाइल कौन सी है, PNG है या फिर क्या है। मेरी JPG है, तो मुझे JPG टू PNG करना है। तो लाइक देखते हैं ये क्या JPG फाइल को लेता है या नहीं लेता है। तो मैं गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड बार से अपना माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हो। माई कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट इमेजेस में JPG, तो JPG को भी ले रहा है फेविकन आइकन कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये देखो कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से आप इस जो कोड है या तो डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मेरा इमेज डाउनलोड हो गई, इसमें ओपन करोगे तो डिफरेंट साइज का फेविकन आइकन बन के आया है। ये देखिए 16 बाई 16 का, 32 बाई 32 का। ये अब इनमें से मैं कोई भी एक
लगा लेता हूँ। जैसे कि मैं ये सबसे बड़े वाला लगा लेता हूँ 500 का, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको देखते हैं, हाँ ये वाला लगा लेते हैं 199 बाई 99 का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर ले जाता हूँ। और ये मेरा फोल्डर के अंदर इमेजेस पहले से ओपन है, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ लोगो फेविकॉन। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स अभी मैंने आपको बताया। लिंक के अंदर आप डिफाइन करते हो रेल आइकन, देन टाइप इज इक्वल टू लिखोगे इमेज स्लैश एक्स आइकन, देन href में उस इमेज की लिंक प्रोवाइड करा दोगे। तो मैं यहाँ से सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने कोड में इसको लिख देता हूँ। तो अब इसको फेविकन आइकन को लिखते कहाँ है? हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग के अंदर जा करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में ये इन्वर्टेड कॉमा वहाँ से जो आए हैं कॉपी होकर के, ये थोड़े से गलत है, इनको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक करने के बाद में हम यहाँ पर इमेज का URL, रिलेटिव URL देंगे। तो मेरा रिलेटिव URL की मुझे क्या करना पड़ेगा? index.html में से एक फोल्डर बाहर जाने के लिए डॉट/ लगाना पड़ेगा। फिर मेरा किस फोल्डर के अंदर है? इमेजेस के अंदर। तो इमेजेस सेलेक्ट कर लिया और मेरा फाइल फेविकॉन आइकन का नाम क्या है? लोगो फेविकॉन आइकन डॉट png। तो अब मैं इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जब मैं अपनी साइट को रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर फेविकॉन आइकन दिखाई देगा। तो इसको तो बंद कर देते हैं क्योंकि काम इसका हो गया। तो ये देखो मेरा फेविकॉन आइकन लग चुका है। तो ऐसे कोई भी साइट जो होती है उसका लोगो लगा रहता है। तो ये यहाँ पर लग चुका है। और ये थोड़ा बैकग्राउंड इमेज मेरी बेकार लग रही है, तो इसको भी मैं कार वाली इमेज लगा लेता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छी लगे। तो मैं इस वाले URL जो था लिंक्डइन वाला, इसको हटा देता हूँ और हटा करके कार वाला मैं लगा लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज कार वाली में लगा देता हूँ। तो कार वाली आप देखोगे तो ये मेरी कार वाली इमेज लग चुकी है, जो कि अभी रिपीटेड नहीं आ रही है। अब देखते हैं पेज टाइटल। तो पेज टाइटल क्या होता है? वेबसाइट पर जो टैब, अब देखते हैं पेज टाइटल। तो वेबसाइट जब ओपन होती है तो उसके टैब पर आप जब होवर करते हैं तो उस पर पेज टाइटल शो होता है लाइक दिस। जैसे मैंने इस पे होवर किया तो इसका पेज टाइटल ओपन हो रहा है। अगर लेट सपोज मैं चला जाऊं इस वाले पे, तो इस पे हो रहा है A2A राइज क्वांटम साइट डॉट इन। तो ये पेज टाइटल है। google.com भी आप ओपन करोगे तो उस पर भी जैसे gogo.gogo ओपन किया तो इस पर भी देखोगे तो आप इस पर क्या देख रहे हो? पेज टाइटल gog.com। ठीक है। तो अब पेज टाइटल कैसे सेट करते हैं? उसका सिंटेक्स होता है टाइटल्स के, टाइटल और क्लोजिंग टैग हो या टाइटल, फिर इसके बीच में कंटेंट लिखते हैं तो वो पेज का टाइटल बन जाता है। लेट सपोज हमने ऑलरेडी वैसे लिख रखा है पर मैं दिखा देता हूँ। ये टाइटल के अंदर हमने लिख रखा है वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, लर्न HTML। तो ये होगा हमारा पेज का टाइटल। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए वेब डेवलपमेंट कोर्स लर्न HTML लोकल, और ये दिख रहा है मेरा लोकल और शेयर्ड फाइल। ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जैसे 1 2 3 लिख करके बुलेट्स में अगर आप कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो वो लिस्ट का पार्ट होते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स होता है सिंपल OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर फिर लिखा जाता है LI। अनऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है? पहले लिखा जाता है UL और उसको UL को किया जाता है बंद और उसके अंदर लिखा जाता है LI। तो ये अनऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स हो गया। तो अब ऑर्डर लिस्ट के सिंटेक्स को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जा करके आपको लिख करके दिखाते हैं। हम दिखाते हैं जैसे बैकग्राउंड इमेज आ रही है तो इस पर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, थोड़ी डार्क है, तो हम जाते हैं चैप्टर 49 पे जाते हैं। तो यहाँ Ctrl+F चैप्टर 49 मारेंगे तो ये सर्च मारा, तो इसके नीचे हम बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। थोड़ा सा H1 टैग में हम यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं ऑर्डर लिस्ट, और फिर ऑर्डर लिस्ट ऐसे बनाते हैं जैसे ऑर्डर लिस्ट में हम कोर्सेज के नाम लिखते हैं। तो OL लिखेंगे
OL स्टार्टिंग में लिख दिया, उसको बंद कर लिया, फिर उसके अंदर कंटेंट में क्या लिखेंगे हम, LI। तो LI को भी हम 2-3 बार पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बस हमें फिर कंटेंट लिखना रह जाएगा। तो कंटेंट लिख लेते हैं यहाँ पे हम, लाइक C, फिर लिखते हैं C++, फिर लिखते हैं जावा, फिर लिखते हैं .NET, फिर लिखते हैं C#, फिर लिखते हैं हम HTML। अब इसको सेव करते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट आपको कैसे दिखाई देगी वो चेक करते हैं। सेव करके हम रीलोड कर रहे हैं, तो देखो ऑर्डर लिस्ट आपको इस तरीके दिखाई देगी, 1 2 3 4 5 6 7 करके। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, इतना सिंटेक्स कॉपी कर लेते हैं, इसी को चेंज कर देंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। अब OL की जगह लिख देते हैं हम UL, ये देखो UL। और LI के अंदर अब अनऑर्डर लिस्ट में हम कुछ और लिख देते हैं, लाइक यहाँ पर लिख देते हैं BCA, MCA और MBA। यहाँ लिख देते हैं MBA, बाकी का लिखे रहने देते। तो ये और अनऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स हो गया। तो अनऑर्डर लिस्ट आपकी शो होगी वो डॉट से शो होगी। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं डॉट की जगह कुछ और लिखा होता है, या फिर 1 2 3 की जगह कुछ और होता है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, वो CSS के थ्रू करते हैं। तो CSS अभी हम आगे सीखेंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाऊँगा इसमें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, और मैं LI पर ही जा करके, या UL पे जाऊँगा, UL पे यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट स्टाइल। अब ये देखिए इस तरीके का लिस्ट स्टाइल अरेबिक इटैलिक, तो इस तरीके का आइकन बन गया। यहाँ पे जाके देखिए ये आइकन बन गया। अगर मुझे ऐसे बनाना है तो देखो इस तरीके का आइकन बन गया। ये ऐसे ऑटो से वैसा ही बन गया, बंगाली से बंगाली बन गया। ये इस तरीके सर्कल, देखो सर्कल बन गया। अब इस CSS को आप यहाँ पे लगा दीजिए जा करके। तो इनलाइन मैंने लिखना सिखाया आपको, इनलाइन CSS मेरे पेज पे लिखी हुई है स्टाइल्स के अंदर। तो यहाँ जा करके आप सीधे सीधे UL पर UL ऐसे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और CSS को पेस्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर लग जाएगी। अब मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो अब वो सर्कल बन गए। पहले कैसे आ रहे थे, फिल्ड डॉट आ रहे थे। तो ये हो गया ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML। तो HTML में टेबल टैग के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं, और सिंटेक्स से ही हम पूरा समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है ऑलरेडी पहले से, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स और कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स होता है कि जो इसका टेबल जो स्टार्ट होता है वो टेबल टैग से स्टार्ट होता है, और लास्ट में वो बंद होता है, जो मैं बंद करना भूल गया। तो अभी मैं टेबल टैग को कर देता हूँ बंद, ठीक है। तो और उसके बीच में फिर क्या लिखा जाता है, अब टेबल का कोई हेडिंग होता है, जैसे सब्जेक्ट नेम, मार्क्स और कोड, तो उस वो लिखा जाता है टी हेड स्टैंड फॉर होता है टेबल हेडर। और फिर अब टेबल हेडर की रोज बनेंगी, तो ये TR मीन्स होता है टेबल रोज, और TH मीन्स होता है टेबल हेड, मतलब टेबल हेड का डेटा। तो एक तरीके से ये टेबल हेड हुआ। तो उसके बाद में आता है फिर जब ये चीज़ें, अब मैंने एक टेबल हेड का जो सेल है वो एक सेल ये लिया, और दूसरा सेल ये लिया, तीसरा सेल कोड लिया, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया, टेबल रो को यहाँ पे बंद कर दी। तो ये मेरी क्या बनी, एक रो। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मेरी टेबल हेड में 2 रो बन जाएंगी। और फिर टेबल हेड को मैंने कर दिया बंद। अभी मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको। अब टी बॉडी मीन्स होता है टेबल की बॉडी। अब टेबल की बॉडी में फिर से वही टेबल की बॉडी में भी रो बनेगा, तो TR आ जाएगा। और TD मीन्स होता है जो सेल में डेटा पुट करते हैं, तो टेबल डेटा, तो मतलब सेल का डेटा। तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करा देते हैं। सब्जेक्ट नेम जाए लाइक बता देते हैं हम C++, और मार्क्स ला देते हैं 99%, 99.9, और कोड उसका हो सकता है जैसे 045A, ठीक है। और ये फिर टी बॉडी को बंद करे, टेबल को बंद कर दिया। तो ये होता है टेबल का सिंटेक्स। इसी तरीके से टेबल बनती है। लुक एंड फील आपको बिल्कुल गंदा लगेगा, वो सारा लुक एंड फील CSS से आता है, जो डिफरेंट डिफरेंट की आप टेबल्स देखते हो। तो मैं इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे मैंने वो लिखा था ना
चैप्टर 49 के नीचे क्या लिखा था मैंने, चैप्टर 49 के नीचे मैंने आपको लिख करके दिखाया था, कहाँ गया, चैप्टर 49 के नीचे मैंने लिख के दिखाया था ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। तो बस उसी से ऊपर मैं लिख लेता हूँ टेबल सिंटैक्स। तो एक H1 के अंदर लिख लेता हूँ टेबल SYNTAX सिंटैक्स, टेबल सिंटैक्स। तो ये मैंने टेबल सिंटैक्स लिखा है। और हमेशा कोड का इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखें। आप राइट क्लिक करके कोड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। कोड मेरा टेबल प्रॉपर बन गया और इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे तो इसको बंद कर, तो मेरी टेबल का टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग प्रॉपर बंद हुआ है। कोई भी टैग को आप चेक कर सकते हो। टी हेड को मुझे चेक करना है तो मेरा बंद हुआ है कि नहीं हुआ, तो इससे पता लग जाएगा। TR को भी ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सेव करके इसका एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर डिफरेंट इसमें चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो H1 से तो आ गया टेबल सिंटैक्स और मेरी एक टेबल बन चुकी है। ये सब्जेक्ट के नीचे आ रहा C++, सब्जेक्ट नेम के नीचे, मार्क्स के नीचे 99% और कोड के नीचे कोड। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल इसमें डेटा डालना है। मतलब जो सब्जेक्ट हैं उसमें अब मैंने जो टेबल लिया वो सब्जेक्ट जैसे C++ का डेटा दिखाया, मार्क्स और कोड दिखाया है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे जावा का भी दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी रो को इसको पेस्ट कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ पे बस जावा लिख दूंगा और जावा के मार्क्स और वो कोड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप टेबल बनाते जाएंगे। ये देखो जावा के मार्क्स आ गए। जावा के अलावा मैं लिखता हूँ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ डेटा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ STRUCTURE। डेटा स्ट्रक्चर में कर देते हैं 90% कर देते हैं मार्क्स और इसको कर देते हैं 7। सेव किया, ये देखो डेटा स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो ऊपर जो लाइन आ रही है थोड़ी सी बोल्ड है, वो टी हेड में ऑटोमेटिक आती है। अब टी हेड में भी अगर इसको आप रिपीट कर दोगे तो 2 रो बन जाएंगी आपकी, देखो 2 रो बन जाएंगी, ये बन गई देखो। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, हमेशा टी हेडिंग तो एक ही होती है ना। तो इस तरीके से टेबल ये बनती है। व्हाट इज सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी एलिमेंट के नाम को पढ़ कर के ही पता लग जाए कि इसका काम क्या है, दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट। लाइक व्हेन यू रीड द एलिमेंट यू क्लियरली अंडरस्टैंड मीनिंग एंड इट्स वर्क। एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉर्म से ही पता लग रहा है कि ये फॉर्म बनाने के यूज़ में आता होगा टैग। जैसे टेबल से पता लग रहा है कि टेबल क्रिएट करने के लिए काम आता होगा। आर्टिकल से आर्टिकल लिखने के काम आता होगा। फुटर, नीचे जो वेबसाइट का जो फुटर होता है फुटर बनाने के काम आता होगा। हेडर, वेबसाइट का जो हेडर होता है, जो मेन्यू होता है वो बनाने के काम आता होगा। मेन यानी कि मेन सेक्शन लिखने का काम आता होगा। सेक्शन यानी कि किसी भी जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके 2 सेक्शन या 3 सेक्शन लिखने, वो सेक्शन का लिखने के काम आता होगा। तो इनको बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। अब नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, जिनको पढ़ करके आप कुछ भी ना पता लगा सके कि उसका मीनिंग क्या है, वो किस लिए यूज हो रहे हैं, मतलब उसका काम क्या है, दैट वी कॉल नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। सो यू डू नॉट अंडरस्टैंड बाय रीड द नेम ऑफ एलिमेंट, दैट वी कॉल्ड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। जैसे कि डिव हो गया और स्पेन हो गया। तो डिव से नहीं पता चल रहा आपको कि क्या क्या इसका काम है, और स्पेन से भी नहीं पता चल रहा, तो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट हो गया। अब इसमें ऊपर तो हमने कुछ सिमेंटिक एलिमेंट पढ़ लिए हैं। अब डिव और स्पेन जो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है वो देखते हैं।